चलिए जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा जैसे कि हमारे लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, दैट इज चैप्टर नंबर 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, राइट। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन आपको समझा दी थी। ठीक है। ग्रॉस और नेट के बीच का एक कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन, राइट। तो वो डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को बेटा आज की क्लास में हमें डिटेल में डिस्कस करना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इस वीडियो जो हमारे जो प्रॉपर लेक्चर है, प्लीज आप प्रॉपर देखिएगा इसको, ठीक है। तो फटाफट से आप हेडिंग डाल दीजिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन को हम शॉर्ट में लिखेंगे डीपीएन, राइट, डीईपी डॉट उसके ऊपर एन। तो ये जहां पर भी डेप्रिसिएशन लिखना होगा, मैं कंप्लीट फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा बेटा, इसका शॉर्ट में लिखूंगा। तो आप समझ जाइएगा डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है डेप्रिसिएशन का जो आपने पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में। बेटा आपने ऑब्वियस सी बात है पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन के बारे में, ठीक है। अकाउंट्स में आपके अकाउंट्स के रिस्पेक्टिव टीचर ने बेटा आपको बताया होगा कि डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है। इन जनरल आपको ये पता होगा कि डेप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा। अगर मैं इन जनरल की बात करूं, अगर मैं इन जनरल कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, तो आपने पढ़ा होगा सर, कोई भी मशीनरी या वट एवर एसेट्स, कुछ एसेट्स को छोड़ के बेटा हमारे बाकी एसेट्स जो भी होते हैं बेटा, चाहे मशीनरी हो, बिल्डिंग्स हो, फर्नीचर्स हो, वगैरह वगैरह, तो कहते हैं सर यहाँ पर हमारे इन एसेट्स की ना जो वैल्यू होती है ना, वो ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम डाउन हो जाती है। ठीक है जी। ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाती है बेटा, डाउन हो जाती है। पैसेज ऑफ टाइम, ये वैल्यू हमारी डाउन हो जाती है। हालांकि ये कारण आपको मैं पढ़ाऊंगा कि सर ये जो ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम है, इसमें वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से वैल्यू बेसिकली डाउन होती है, वो रीजन मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। तो आपके अकाउंट्स के टीचर, रिस्पेक्टिव टीचर ने आपको ये बताया होगा बेटा कि कोई भी मशीनरी, कोई भी एसेट्स वगैरह होती है, राइट, ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम उस एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है। तो जिस जिस वैल्यू से डाउन हो रही है, उसी वैल्यू को बेटा हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज डेप्रीशिएशन, राइट। और आपने जब बेटा पीएनएल अकाउंट आप बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में बेटा डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स को आप यूज करते हैं, राइट। डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को बेटा वहां पर आप यूज करते हैं एज ए एक्सपेंडिचर, इसको आप क्लेम करते हैं बेटा एज ए एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ये पढ़ा होगा, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो जो कुछ आपने डिस्कस किया हुआ बेटा, जो आपको पता है, वो सारी चीजें यही है बेटा, राइट। तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं आपकी जरा, आप भी जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। बट हाँ, आगे चल के जो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, काफी नए नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन को लेके, ठीक है। एंड आई होप सो कि ये सारी बेसिक नॉलेज बेटा सभी स्टूडेंट्स को होगी, स्पेशली कॉमर्स वालों को। आर्ट्स वालों को भी बेटा अगर मैं जनरली देखूं, तो मैं आपको जनरल पॉइंट बताता हूँ बेटा, किसी भी एसेट्स की, कोई भी प्रॉपर्टी, सॉरी एसेट्स है हमारी, उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डाउन हो, किसी भी कारणवश उसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डाउन हो रही है, राइट। तो सर इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में उस डाउन वाली वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द चैप्टर। नाउ आगे चल के बेटा हमें डिस्कस करना एक्चुअली डेप्रेशन है क्या, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है, राइट। और ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पर एसेट्स की वैल्यू डाउन होने के बावजूद भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जा सकता। वो सारी स्थितियां बेटा यहाँ पर हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको कुछ सिलेबस से बाहर वाली बातें बताऊंगा बेटा, जैसे कि डेप्रिसिएशन कंपनी चार्ज ही क्यों करती है, राइट, इसको चार्ज करने का क्या बेनिफिट है कंपनी को, वो सारी बातें बेटा यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया आपके, ये तो वैसे ही आपको पता था, क्या समझ आया आपको। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा इसको, लेकिन हाँ इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा सारे, ठीक है। डन। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा, तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स डिटेल में समझ में आएंगे। चलिए आप फटाफट से हेडिंग डालो जो अब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेप्रीशिएशन। मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आप कोशिश करना पूरा लिखो, कंप्लीट लिखो। तो इसका बेसिक डेफिनेशन देखिए, कहते हैं वाइल फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स यूज्ड, एक सेकंड, फिक्स एसेट्स आर इन यूज
they go down in a value owing to, जैसे जैसे बेटा हमारी एसेट्स यूज हो रही होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, डाउन होती रहती है ओइंग टू। ये तीन कारण है बेटा किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स के वैल्यू के डाउन होने के। सबसे पहला पॉइंट आता है नॉर्मल वियर एंड टियर, छोटी मोटी टूट फूट। दूसरा आता है जी हमारे पास एक्सीडेंटल डैमेजेस। क्या था बच्चे? एक्सीडेंटल डैमेजेस। ठीक है जी, दिस इज पॉइंट नेक्स्ट। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन कारण है बेटा डेप्रिसिएशन, किसी भी एसेट्स के डेप्रिशिएट होने के। देयर इज अ थ्री रीजंस, राइट। डेप्रिशिएट का मतलब ही होता है बेटा वैल्यू का डाउन होना, ठीक है। तो जो फर्स्ट रीजन है हमारे पास, दैट इज नॉर्मल वियर एंड टियर। देखो, जब भी बेटा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी बेटा जब वो इंस्टॉल हो रही होती है, क्या हो रही होती है बेटा, उसका इंस्टॉलेशन हो रहा होता है, तो उस इंस्टॉलेशन के टाइम पे बेटा उसमें थोड़े बहुत स्क्रैचेस, वियर एंड टीयर हो जाता है बेटा, टूट फूट हो जाती है छोटी मोटी। तो कहते हैं एक कारण तो वो है जी एसेट्स के वैल्यू का डिक्रीज होना। सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई मोबाइल परचेस करके लेकर आया, सर उस मोबाइल में स्क्रैचेस लग गए। अब अगर मैं उसको सेल करता हूँ बेटा, जो सामने वाला पर्सन है माइट भी मुझे एक्चुअल वैल्यू उसकी प्रोवाइड ना करे, बोले भाई साहब इसमें तो स्क्रैचेस है, इस स्क्रैचेस के कारण इसकी वैल्यू डाउन हो गई है, तो मैं आपको इतना ही पेमेंट करूंगा। द पॉइंट बिंग, तो नॉर्मल वेयर एंड टीयर जो हुआ है बेटा, उसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है। दूसरा, कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए बेटा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो जाए। अब इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी एकदम से आई गई, जिसकी वजह से हमारे प्लांट एंड मशीनरी में फट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के आने से बेटा स्टेबलाइजर नहीं था फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कुछ डैमेजेस हो गए, तो हम उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करानी पड़ेगा, तो डेफिनेटली उस डैमेज के कारण में बेटा उस एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, डाउन जाएगी। या फिर किसी वर्कर ने काम कर रहा था, राइट, वो गिर गया, वट जो भी सिचुएशन हो, जो एक्सीडेंटली अगर कोई डैमेज हुआ है, जानबूझ के नहीं बेटा, एक्सीडेंटली अगर कोई डैमेजेस हुए हैं बेटा, वो भी डेप्रिसिएशन के अमाउंट में काउंट किए जाते हैं। एंड तीसरा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसको बेटा काफी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जनरल सेंस में आपको बता दूं, अगर कोई प्रोडक्ट पुराना हो जाए और उसके बदले में कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए बेटा, तो लोगों की डिमांड, राइट, चेंज हो जाती है। तो डेफिनेटली डिमांड के चेंज होने से जो हमारा प्रीवियस गुड्स था, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा, डाउन हो जाएगी। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं बेटा, क्यों हम एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बेटा, तो उसका लॉजिक यही है बेटा कि जब हम एसेट्स को यूज कर रहे होते हैं, तो यूज के दौरान बेटा उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से उस एसेट्स की वैल्यू ही डाउन हो जाती है, लाइक नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, राइट। यहाँ पर हमें ऑब्सोलेंस को काफी डिटेल में डिस्कस करना है बेटा, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है और एक नॉन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी होता है, राइट। तो अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा आपके? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या आपको क्लियर हुआ? हाँ जी बोले प्लीज फटाफट से, ठीक है, इसको नोट डाउन करो बेटा, फटाफट से नोट इट डाउन फास्ट। तो बेटा अब यहाँ पर हमें देखो, नॉर्मल वेयर एंड टियर तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, एक्सीडेंटल डैमेज आल्सो सिंपल कॉन्सेप्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सर ये जो ऑब्सोलेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो फटाफट से हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो बेटा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्सोलेंस। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्सोलेंस, ठीक है जी। अब जो ऑब्सोलेंस होता है बेटा, ये दो तरीके के होते हैं, दो एरो निकालेंगे। फर्स्ट हो गया हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। दूसरा वी आर हैविंग अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो देखिए, वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ सिस्टम, एक है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और एक है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नाउ द पॉइंट बीइंग, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इनमें से डेप्रिसिएशन हम किसको काउंट करते हैं और किसको डेप्रिसिएशन काउंट नहीं करते?
तो अगर मैं इसको बेसिकली एलोबरेट करूं तो इसका मतलब होता है सर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हैज टू कंपोनेंट्स, हैज टू कंपोनेंट्स। इसको आप मेरे साथ के साथ नोट कर सकते हैं बेटा। तो लिखो, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू चेंज इन डिमांड, पहला पॉइंट। दूसरा, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। फिर कहते हैं जी हमारा जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है ये क्या है, तो इसको लिखते हैं बेटा फटाफट से। दिस अकर्स गोइंग टू, दो कॉन्सेप्ट्स के कारण ये भी होता है बेटा। पहला, नेचुरल क्लाइमेटीज, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह हो गया, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स इन इकोनॉमिक रिसेशन। तो सर यहाँ पर भी हमारा लॉस ऑफ एसेट्स ही तो हो रहा है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। चलिए मैं ना एक एग्जांपल आपको कराता हूँ। आज 2 मिनट होल्ड पे रहना बेटा, इधर देखो, मैं आपको ना एक एग्जांपल कराता हूँ दो, उस एग्जांपल से हम इसको एलिब्रेट करेंगे डिटेल में। देखो इधर, एग्जांपल नंबर 1, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है। क्या है बेटा? एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी। अब इस कंपनी की दो सिचुएशंस हैं। सर इसने क्या करा, एक मशीनरी बनाई, एक मशीन बनाई बेटा, राइट। मशीन ए, इसको नाम देते हैं मशीन ए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब सर हमें दो चीज एक्सपेक्टेड है, जो जो बिजनेसमैन है ना, ये दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या लोगों की डिमांड हमेशा एक जैसी रहती है या चेंज होती है? और मार्केट में जो टेक्नोलॉजी है बेटा वो हमेशा सेम रहती है या ये भी चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं? बोलो फटाफट से। डिमांड और टेक्नोलॉजी क्या हमेशा सेम रहती है या सर इसके चेंजेस की संभावना, पॉसिबिलिटीज होती है? देखो होगा या नहीं होगा तो बात की बात है, बट हाँ सर पॉसिबिलिटीज हैं। वी नो कि डिमांड चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, यानी कि सर यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड बदलेगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी भी बदलेगी। अब मान लीजिए सर कोई इनोवेशन हो गया, इनोवेशन हुआ, इनोवेशन हुआ और इनोवेशन के कारण में मार्केट में एक नई मशीन आ गई, मशीन भी जिसका बेसिक काम तो सेम है, बट वो ज्यादा बेटर इफेक्टिव मशीन है, बेटर देन ए। यू कैन से दिस, बेटर देन ए, ए से ज्यादा बेटर है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, डोंट यू थिंक यहाँ पर सर मार्केट में जैसे ही न्यू मशीन आएगी जो ए से बेटर होगी तो लोगों की डिमांड बेटा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट इन डिमांड। क्यों? क्योंकि सर चेंज इन टेक्नोलॉजी हुआ है, और ये चीज हमें पहले से ही पता है कि भैया टेक्नोलॉजी फ्यूचर में चेंज हो सकती है, लोग डेफिनेटली डिमांड भी बदलेंगे, राइट। देयर वाज अ टाइम नोकिया इज द नंबर 1 कंपनी इन मोबाइल मोबाइल फोन्स, बट टुडे क्या नोकिया का नाम भी है बेटा? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इनोवेशन हुआ, न्यू प्रोडक्ट्स आए, लोगों की डिमांड एकदम से शिफ्ट हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, डोंट यू थिंक इस एसेट्स की वैल्यू हमें पहले से ही पता था कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? डाउन हो जाएगी। किसके कारण? अगर ऐसा हो गया तो ये चीजें बेटा हमें क्या थी, एक्सपेक्टेड थी कि सर ऐसा हो सकता है, तो हम इसके लिए क्या प्रोविजन बना के रखेंगे। बिल्कुल। जो चीजें हमें पता है कि फ्यूचर में डिमांड चेंज होनी है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज होनी है, तो क्या उसके लिए हम प्रोविजन भी बना के रखेंगे, वी एक्सपेक्टेड दैट। हाँ जी। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, डेप्थ, इसको हम बोलते हैं बेसिकली
इट इंक्लूड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सर अगर कोई एक्सपेक्टेड कारण की वजह से हमारी एसेट्स की वैल्यू डाउन हुई है, हमें पहले से ही पता था टेक्नोलॉजी चेंज होगी, डिमांड चेंज होगी, तो हम पहले से उसका हिसाब लगा के चल रहे थे, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन बना के चल रहे थे, राइट। तो सर अगर उसके कारण लॉस ऑफ एसेट्स होता है तो दैट मींस दैट इज द डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें पहले से ही पता था वी एक्सपेक्टिंग दीज थिंग कुड बी हैपन, तो हम उसका प्रोविजन पहले से ही बनाकर चल रहे थे, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि ऑब्सोलेंस जिसके बारे में पहले से ही बेटा हम एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं और जिसका प्रोविजन हम बनाकर चल सकते हैं। हम एस्टिमेशन लगा के चल सकते हैं सर कि इस मशीन की वैल्यू डाउन होगी जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, इन दो कारणों की वजह से इन एसेट्स की वैल्यू डाउन हो सकती है। तो इसलिए बेटा हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या कंसिडर करते हैं बेटा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, हमें पहले से ही पता है। पहला एग्जाम्पल समझ आए, बोलो फटाफट से, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। एवरीवन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, लिख लेना नलायको, रुक जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इधर देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, कम ऑन। अगेन बेटा सेम कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, राइट। इसकी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में बहुत सारे एसेट्स रखे हुए हैं। एसेट्स मशीनरी है, मशीन है बेटा, फर्नीचर है, एक्सेट्रा, बहुत सारी एसेट्स हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा बेटा कि अर्थक्वेक आ जाएगा? हाँ जी, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि अर्थक्वेक आ जाएगा, या ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा फ्लड, बाढ़ वगैरह आ जाएगी बेटा, या कोई भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर हो जाए? नो सर, जनरली ये सारी चीजें बेटा बता कर नहीं, और इनका एक्सपेक्टेशन भी हम नहीं लगा सकते। मैं ही नहीं बोल सकता कि 1 साल के बाद भूकंप आएगा, हाउ कैन आई से दिस? मैं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि सर उसका होना या ना होना इज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा कभी, हो गया तो कल ही हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। द पॉइंट बीइंग सर, इन चीजों को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, राइट। अब जिन चीजों को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अनएक्सपेक्टेड। ये चीजें क्या है बेटा, अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, आके ना। तो इनको सर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, दीज आर बेसिकली अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। तो मान लीजिए बेटा अर्थक्वेक आ गया, राइट, और अर्थक्वेक आने से बेटा इस फैक्ट्री पे इफेक्शन हुआ और पूरी एसेट्स बेटा हमारी क्या हो गई, डैमेज हो गई। एसेट्स के डैमेज होने से इनकी वैल्यू का क्या हो गया बेटा, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। बेसिक बात है ना, जब मान लीजिए अर्थक्वेक आया तो इस फैक्ट्री पे असर हुआ, तो इसकी सारी एसेट्स बेटा क्या हो गई, हमारी डैमेज हो गई। अब एसेट्स के डैमेज होने के कारण बेटा लॉस ऑफ एसेट्स तो है ना, तो क्या बेटा मैं इसको भी डेप्रिसिएशन बोलूं या नहीं बोलूंगा? क्या इसको डेप्रिसिएशन बोलूं या नहीं बोलूंगा? हाँ जी बोलिए फटाफट से, क्या ये डेप्रिसिएशन कंसिडर होगा या नहीं होगा? हाँ जी बोलो फटाफट, लॉस ऑफ एसेट्स तो हुआ है बेटा, क्या मैं इसको डेप्रिसिएशन बोलूं या नहीं बोलूं? यस और नो, फटाफट से बोलो फटाफट। नो बेटा, दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन, ये हमारा डेप्रिसिएशन नहीं है। बेटा एक बात बताओ ना, क्या आप इसको प्रोविजन बना के चल सकते हो क्या? सडन लॉसेस है बेटा, ये सडन लॉसेस का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे आप? आपकी, आप क्या करते हो डेप्रिसिएशन का, तो एस्टिमेशन लगा के चलते हो ना। जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हो या पीएनएल अकाउंट बना रहे होते हो, उसमें तो डेप्रिसिएशन हम लगा के चलते हो, एक्सपेक्ट करके चलते हो कि हाँ भी मेरे पास इतने एसेट्स पड़ी हैं और मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि मेरी इतनी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती जाएगी पर साल दर साल। बट यहाँ पर आप तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। जो होगा सडनली होगा, एसेट्स की वैल्यू आज हुआ, आज भूकंप आया, खत्म, जीरो। तो इसका प्रोविजन तो बना ही नहीं सकते ना भाई, तो ये डेप्रिसिएशन नहीं होता बेटा। तो सर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कैपिटल लॉसेस। क्या बोला जाता है भाई, कैपिटल लॉसेस, दीज आर नॉट डेप्रिसिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल लॉसेस। समझे? तो ये डेप्रिसिएशन नहीं है बेटा, ये क्या है हमारा, कैपिटल लॉस होता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना सर, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण अगर किसी एसेट्स की वैल्यू का लॉस हुआ है, दैट इज नॉट ए डेप्रिसिएशन, वो क्या है बेटा हमारा, कैपिटल लॉस है। बट हाँ, अगर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण किसी भी एसेट्स की वैल्यू डाउन हुई है, दैट इज आवर डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि उसका प्रोविजन हम ऑलरेडी बना के चल सकते हैं, हमें पता है कि फ्यूचर में एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। समझ आया नालायकों? हाँ, चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया था आपने? तो एक बार रीड कर लेता हूँ बेटा, फिर आराम से नोट करना, ठीक है? देखो इधर,
कहता है जी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, प्लीज अभी सुन लो पहले ध्यान से। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला लॉस ऑफ एसेट्स ड्यू टू चेंज इन डिमांड। ऑब्वियसली बात हमें पता है फ्यूचर में डिमांड चेंज होगी तो लॉस ऑफ एसेट्स भी होगा। दूसरा लॉस ऑफ एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज होगा बेटा तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, नुकसान होगा एसेट्स की वैल्यू का। तो ये दोनों क्या है बेटा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो सर इससे डेप्रिसिएशन होता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस किसके कारण, नेचुरल क्लाइमिटीज, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी वगैरह आ गई, ठीक है। और फॉल इन मार्केट वैल्यू, इकोनॉमी रेसेशन हुआ, बेटा हमें तो नहीं पता था इकोनॉमी रेसेशन होगा, हो गया, जिसकी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एकदम से डाउन हो गई, तो वो भी अनएक्सपेक्टेड है बेटा। तो अनएक्सपेक्टेड में भी लॉस ऑफ एसेट्स होता है बट वो हमारा डेप्रिसिएशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना इंक्लूड इन डेप्रिसिएशन, इंक्लूड इन डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिख लेना डज नॉट इंक्लूड इन डेप्रिसिएशन। चलो इसको नोट कर लो बेटा पहले फटाफट से, फिर मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से एकदम जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसे लिखने में टाइम लगेगा, कॉपी में पेज छोड़ देना, आराम से बाद में लिख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, आप ले लिया, ठीक है। इसका भी ले लो बेटा, इसका भी ले लो फटाफट से। तो ये हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, जहां पर हमें देखा कि डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है। चलिए अब मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कुछ आपके सिलेबस का पार्ट है, कुछ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट हाँ फुल नॉलेज के लिए है बेटा, तो फटाफट से आप लिखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बेटा कि डेप्रिसिएशन कंपनियां बेसिकली क्यों चार्ज करती हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। क्योंकि देखो अगर आप, मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊं बेटा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ना खर्चा नहीं है आपका, अगर एक्चुअल खर्चा देखा जाए तो डेप्रिसिएशन इज नॉट योर एक्सपेंडिचर इन एक्चुअल बेसिस। डेप्रिसिएशन से आपके जेब से बेटा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बट स्टिल यू आर शोइंग इट इन अ पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर भी तो हम डेप्रिसिएशन को शो करते हैं ना बेटा। उसका लॉजिक क्या है, क्यों गवर्नमेंट अलाउ करती है बेटा कि आप इनको प्रेजेंट करो, तो वो लॉजिक यहाँ पर समझेंगे कि डेप्रिसिएशन को बेसिकली कंपनियां क्यों चार्ज करती हैं। तो लिखिए डेप्रिसिएशन चार्ज बिकॉज, इसके दो कारण है बेटा। पहला है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। दूसरा है टैक्सेशन बेनिफिट, ठीक है जी। तो पहला जो हमारा पॉइंट है बेटा वो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, और दूसरा हमारा क्या है बेटा, टैक्सेशन बेनिफिट्स। तो ये तो आपका सिलेबस में है, और ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए कराऊंगा, ओनली फॉर नॉलेज, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बेटा, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, इसके बारे में विकीसियस साइकिल आपको पढ़ाऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डन। तो दो कारण है बेटा बेसिकली डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के पीछे, पहला रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स और दूसरा बेटा टैक्सेशन बेनिफिट। तो ये मैं आपको एक एक करके बेटा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, राइट। इसकी थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखनी बेटा, सिर्फ एग्जाम्पल समझना है। तो देखिए फटाफट से, फर्स्ट हम कॉन्सेप्ट देख लेके चलते हैं बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है। लिखो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। चलिए अब 2 मिनट बिल्कुल साइलेंट होके इधर देखते रहो, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बेटा। तो एग्जाम्पल समझाते हो प्लीज आप लिखना मत, सुनते रहो ध्यान से। देखो भाई, मान लो एक प्रोड्यूसर है मिस्टर एक्स, ये है हमारा प्रोड्यूसर। सर इसने एक मशीन परचेस करी, इसने बेटा एक मशीन परचेस करी है इन 2010 में, ठीक है। और इस पे जो डेप्रिसिएशन का रेट लग रहा है, लेट अस अज्यूम 10% लग रहा है, ठीक है। और इसकी जो लाइफ है बेटा हम एज्यूम करके चल रहे हैं 10 साल है। और जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वहां पर एसएलएम यूज करेंगे, ठीक है, नॉर्मली। तो सर अगर मैं लॉजिकली देखूं तो उसकी 10 साल की लाइफ है, तो ये 2011, 2012,
इस तरीके से बेटा इस एसेट्स की वैल्यू 2020 में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। अगर मैं देखूं 2020 में बेटा इस एसेट्स की जो वैल्यू होगी लगभग बेटा जीरो होगी, पूरा पूरा स्क्रैप हो चुका होगा बेटा, कबाड़ा जी। 10 साल की इसकी लाइफ बिल्कुल खत्म। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर यहाँ पर मुझे एक न्यू मशीन की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी बेटा? बिल्कुल होगी सर, मुझे एक न्यू मशीन की जरूरत होगी। अब इस टाइम पे क्या पता मेरे पास पैसे ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है मेरा बिजनेस ऑलरेडी डाउन में चल रहा है, रिसेशन में चल रहा है। इस टाइम पे बेटा मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो इसलिए बेटा क्या करते हैं, जैसे ही मशीन परचेस करी बेटा तो कंपनियां क्या करती हैं, रिप्लेसमेंट रिजर्व फंड बना देती हैं। रिप्लेसमेंट रिजर्व फंड्स क्या बना देते हैं बेटा? रिप्लेसमेंट रिजर्व फंड्स। और जिस रेट से डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो, लेट अस हर साल 10 लाख के ऊपर 10% के रेट के हिसाब से अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं तो हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन निकल रहा है। तो इस 1 लाख को एवरी ईयर आप इस अकाउंट में डालते रहो जी। इस अकाउंट में आप जमा करते रहो, इसको डिपॉजिट करते रहो हर साल एवरी ईयर। बेटा 1 लाख रुपए कहाँ ट्रांसफर हो रहा है आपका? इस रिजर्व फंड में हो रहा है। जैसे ही बेटा हमारी रिजर्व फंड्स की वैल्यू 2020 में हमारी इस एसेट्स की वैल्यू जीरो होगी, तो हमारे पास ना एक रिप्लेसमेंट रिजर्व फंड जो हमारे पास पड़ा था, रिप्लेसमेंट रिजर्व फंड्स, उसमें बेटा आज हमारे पास कितना पैसा पड़ा होगा? पूरा 10 लाख। ठीक है, आज हमारे पास कितने पैसे पड़ेंगे बेटा? पूरे के पूरे 10 लाख। तो क्या 10 लाख रुपए हमें न्यू मशीन परचेस करने में हेल्प कर सकते हैं? हाँ जी, न्यू मशीन परचेस करने के लिए बेटा क्या ये हमें हेल्प कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। इसलिए बेटा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स या यू कैन से रिप्लेसमेंट रिजर्व फंड्स को क्रिएट किया जाता है, ताकि हमें फ्यूचर में जब हम न्यू मशीन को परचेस करें उस टाइम पे बेटा इस फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ये फंड यूटिलाइज करके बेटा हम न्यू मशीनरी को परचेज कर सकें। समझे? दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन बेसिकली चार्ज किया जाता है, ताकि फ्यूचर में बेटा उस रिजर्व का यूज करके हम एक न्यू मशीन को परचेज कर सकें। दैट द फर्स्ट रीजन। समझ आया जी? फटाफट से नोट करो बेटा इसको। चलो जी, लिखो लैक ऑफ रिप्लेसमेंट रिजर्व फंड्स या फिर हम इसको बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। कुछ भी बोल लो बेटा, बात एक ही है। ठीक है, रिप्लेसमेंट रिजर्व फंड्स या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स। अब ध्यान से सुनना, अगर ये आपने मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है तो क्या होगा? देखो, रिजर्व फंड्स बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है बेटा, आपकी मर्जी है, बिजनेसमैन की मर्जी है, अगर वो बनाना चाहता है बना ले, ना बनाना चाहे ना बनाए। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सर अगर बनाऊंगा तो क्या बेनिफिट्स होगा, नहीं बनाऊंगा तो क्या बेनिफिट्स होगा। तो देखो, मैक्रो यानी कि एट लार्ज में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर रिजर्व फंड्स नहीं बनाऊंगा तो मेरा जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो चलेगा लो इन्वेस्टमेंट का। लो इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑफ कोर्स क्या सिचुएशन चलेगा बेटा? लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। अगर बेटा एम्प्लॉयमेंट ही कम हो गया, लोगों के पास इनकम ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? लो लेवल ऑफ लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो क्या सिचुएशन चलेगी बेटा? मार्केट में डिमांड नहीं है, बिजनेस करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिल रही, इंड्यूसमेंट नहीं मिल रहा है बेटा। तो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। ठीक है, और जब मार्केट में लो इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्ट होगा तो अल्टीमेटली फिर क्या आ जाएगा बेटा? आपका लो इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब अगर आपने लैक ऑफ RRF या DRF नहीं बनाया तो ऑब्वियस ही बात है ना, आप रिजर्व फंड नहीं प्रिपेयर करो, फ्यूचर में माइट भी ऐसा हो सकता है ना, आप इन्वेस्टमेंट नहीं ना कर पाओ। तो लो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब लो इन्वेस्टमेंट हो गया तो इकोनॉमी में इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा बेटा? कम कम हो जाएगा। लोगों की इनकम कम होने से डिमांड्स कम हो जाएंगी, डिमांड के कम होने से बेटा मार्केट में इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट हमें नहीं मिलेगा, लो हो जाएगा बेटा। और जिसके कारण फिर से हमारा इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, लो इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब हम एक ही सर्कल में घूमते रहेंगे, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट से शुरू हुए थे, लो इन्वेस्टमेंट में आके हम
खत्म हो जाएंगे। अगर ये रिजर्व फंड बनाया होता, इन्वेस्टमेंट क्या होती, हाई, इनकम भी क्या होती, हाई, डिमांड्स भी क्या होंगी, हाई, इंड्यूसमेंट क्या होगा बेटा, हाई होगा, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे। तो इसको बोलते हैं विकीसियस साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा, विकीसियस सर्कल या साइकिल, वट एवर यू सेड, जो बेसिकली आपको एक चक्र में घुमा के रखेगा। समझे? बना लो बेटा इसको। बेटा इंड्यूसमेंट मतलब प्रेरणा देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, बट डिमांड ही नहीं है, तो क्या मैं उससे प्रेरित हूंगा? मैं छोड़ना, बिजनेस कौन करेगा? व्हाई शुड आई दैट इज वेस्ट माय मनी? अपने पैसा मैं क्यों वेस्ट करूंगा? बेटा मार्केट में डिमांड है, पैसा मिल रहा है, तो मुझे एक उत्साह रहेगा, ओ भाई अच्छा प्रॉफिट है, इंड्यूसमेंट, एक प्रेरणा मिल रही है, बेटा मैं इन्वेस्ट करूंगा। समझे? ये होता है इंड्यूसमेंट का मतलब। क्लियर हुआ? चलिए इसके बना लीजिए फटाफट से बेटा, मेक इट फास्ट। तो यहाँ तक बेटा जो कुछ भी हमने पढ़ा वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो नॉलेज के लिए है बेटा, टैक्सेशन बेनिफिट्स। ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। इधर देखो सारे के सारे, एक छोटा सा आपको सिचुएशन बता दूं। क्या डेप्रिसिएशन हमारा एक्चुअल कॉस्ट है बेटा? कितने लोग कहते हैं सर यस, और कितने लोग कहते हैं नो? चलो जी, कितने लोग मानते हैं डेप्रिसिएशन एक्चुअल एक्सपेंसेस है, एक्चुअल कॉस्ट है? वन आंसर है रिसीव्ड, नो। नहीं 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 नहीं, सभी लोग मना कर रहे हैं। तो इसका मतलब सर ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया। ठीक है? और बात भी सही है बेटा, डेप्रिसिएशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये तो मानते हैं बेटा, नॉन कैश एक्सपेंसेस, कि सर डेप्रिसिएशन में हमारे जेब से पैसा नहीं जाता। ठीक है, अब जरा अकाउंट्स वाले बच्चे मुझे आंसर देना, जवाब देना बेटा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे या बनाते हो, वट एवर द सिचुएशन, तो दो कॉलम्स होते थे बेटा, एक्सपेंडिचर साइड और इनकम साइड। ठीक है? और एक्सपेंडिचर साइड में आप सबसे पहले अदर एक्सपेंसेस लिख लो, और फिर आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी लिखते थे। यहाँ पर आपका प्रॉफिट इनकम वगैरह आ गया जो भी है, तो दिस इज योर टोटल इनकम। मान लेते हैं टोटल इनकम बेटा आपकी 8 लाख की हो गई, राइट? और ये अदर एक्सपेंसेस आपके 2 लाख के थे, और मान लो डेप्रिसिएशन 1 लाख का था। ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता था, कितना निकल कर आएगा बेटा ये? हाँ जी, 5 लाख। बेटा मुझे एक बात बताना, सर ये जो खर्चा है ये तो खर्चा हुआ ही नहीं ना। अभी आप ही ने बोला सर ये तो एक्चुअल खर्चा है ही नहीं। और जब ये एक्चुअल खर्चा है ही नहीं, तो आपने इसको माइनस करा, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बेटा? 6 लाख का है। अगर देखा जाए, क्योंकि 1 लाख रुपए तो आपसे जेब, आपकी जेब से गया ही नहीं ना, खर्चा तो हुआ ही नहीं। आप खर्चा शो जरूर कर रहे हो 1 लाख का डेप्रिसिएशन का, खर्चा तो हुआ ही नहीं। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो आपको एक 6 लाख का हुआ ना। बड़ा प्रॉफिट कितना शो कर रहे हो बेटा? 5 लाख का। और सरकार को आप टैक्स किस में से पे करोगे बेटा? इसमें से। तो आपको नहीं लगता आपको टैक्स पे करना चाहिए था 6 लाख पे, आप पे कर रहे हो बेटा इसमें 5 लाख पे? तो ये तो सर सरकार के साथ गलत हो रहा है। गवर्नमेंट बोलेगी यार ये तो आपका खर्चा था ही नहीं, आपने खर्चे दिखा दिए, खर्चे बढ़ा दिए, और खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो गए, और प्रॉफिट कम होने से टैक्सेस कम हो जाएगा। हाँ कि ना? कितने लोग सहमत है मेरी इस बात से कि एक्चुअल प्रॉफिट 6 लाख का है? तुम्हारे समझ में आ रहा है कुछ? ऑब्वियस ही बात है ना, खर्चा हमारा 2 लाख का है, एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है। बेटा डेप्रिसिएशन तो खर्चा है ही नहीं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, जेब से पैसा गया नहीं तो किस बात का खर्चा? बट फिर भी आप क्या कर रहे हो बेटा? पीएनएल अकाउंट में शो कर रहे हो। क्यों शो कर रहे हो भाई? इससे तो सरकार आपको बोलेगी हमारा प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट एक्चुअल में कम नहीं हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम हुआ है। बुक्स अकाउंट में कम हुआ मतलब टैक्सेशन अमाउंट में आपको बेनिफिट मिल गया। तो यस, ये देखो ध्यान से, तो देखो, मान लो अब मैं यहाँ पे दो केस लेता हूँ, केस वन, केस नंबर टू। केस वन में मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था। इफ इफ डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा बेटा? यहाँ पे जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट होगा 5 लाख का।
मान लो 30% का 30% का बेटा टैक्स रेट है, तो मैं सरकार को कितना टैक्स पे करूंगा बेटा? 1.5 लाख का। और मान लो इफ मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता, जबकि खर्चा तो है नहीं बेटा, तो मुझे 6 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता। कितना परसेंट? 30%। कितना होता बेटा? 1,80,000 का टैक्स पे करता। तो सर यहाँ पर आपको 1.5 लाख का टैक्स पे करना पड़ रहा था, यहाँ पर आपको 1,80,000 का। तो कहीं ना कहीं बेटा आपको 30,000 का टैक्सेशन बेनिफिट मिल रहा है। आपको खर्चों में डेप्रिसिएशन को दिखाने से कितना बेनिफिट मिल रहा है बेटा? 30,000 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। यस, तो ये वैलिड है बेटा। ये वैलिड क्यों है बताता हूँ। यस, इट इज वैलिड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। हमारे देश में बेटा इनकम टैक्स एक्ट है 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप डेप्रिसिएशन को एज ए खर्चा क्लेम कर सकते हैं, जबकि वो खर्चा है नहीं बेटा। वो खर्चा है नहीं, बट फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है बेटा कि आप डेप्रिसिएशन पे जो जो भी आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको आप खर्चा मान लो। वो अलग सिस्टम होता है निकालने का बेटा, वो आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे फ्यूचर में। वो सिस्टम थोड़ा अलग होता है निकालने का, बट हम यहाँ पर एक बेसिक सिनेरियो लेके चल रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली कहता है कि आप डेप्रिसिएशन को खर्चा क्लेम कर लो। एक्चुअल में खर्चा तो है नहीं, बट आप उसको क्लेम कर लो, हम आपको टैक्सेशन बेनिफिट दे देंगे। समझे? तो 30,000 का बेटा टैक्स बेनिफिट यहाँ पर मिलता है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स। जो आप पीएनएल अकाउंट में बेटा डेप्रिसिएशन बनाते हो, डेप्रिसिएशन लिखते हो, वो उसका मेन स्ट्रीम जो कारण है बेटा वो इनकम टैक्स एक्ट से आता है। इसलिए बेटा इसको हम एज ए खर्चा क्लेम करते हैं, ताकि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस कम हो जाए, और प्रॉफिट एंड लॉस कम होने से बेटा डेफिनेटली हमें इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा 30,000 रुपए आपके बच रहे हैं बेटा टैक्सेशन में। ये होता है बेटा टैक्सेशन बेनिफिट। इस वजह से कंपनियां डेप्रिसिएशन को चार्ज भी करती है। समझ आया? एवरीवन क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट्स? बोलिए फटाफट से बेटा, ये नॉलेज बहुत जरूरी है इन सब चीजों की। सभी को क्लियर हो गया एवरीवन? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास भी बेटा यहीं पे समाप्त होती है। ये डेप्रिसिएशन हमारा खत्म हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा बेटा। कुछ बेसिक बेसिक चीजें और रह गई हैं चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। तो फटाफट से बेटा इसको नोट कर लीजिए। टुडे क्लास इज ओवर हियर, ओके।